हेलो, गुड मॉर्निंग। वाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी सर्जराव। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 13 सितंबर को जो नीट का पेपर हुआ था उसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो क्लास 11 का यूनिट नंबर फर्स्ट दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आए थे उनका पूरा डिटेल एनालिसिस विथ एनसीईआरटी से उसका सॉल्यूशंस हमने देखा था। तो जो 90 क्वेश्चंस पूछे गए थे नीट बायोलॉजी 2020 में, जो 90 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो उनका पूरा डिटेल एनालिसिस मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ। तो आज हम यूनिट सेकंड दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने पेपर से सॉर्ट आउट किए हैं और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस एनसीईआरटी में से आपको आज देने वाला हूँ। तो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे चल के जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका आपको पूरा नोटिफिकेशंस डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर सेकंड्स दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस। तो उससे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, इस यूनिट से लगभग 8 क्वेश्चन आए थे और उस 8 क्वेश्चन का पूरा डिटेल एनालिसिस मैं लेके आया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था प्रॉपरली मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उस यूनिट से ये क्वेश्चन था। आपने अगर प्लांट की मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ी है और आप तो फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चंस टिपिकली रूट से पूछा गया था। अगर आपने पूरी मॉर्फोलॉजी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर अगर अच्छे से किया था तो ये क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन था द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम्स आर। तो जो रूट बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम के बेस से जो ओरिजिनेट होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका एनसीईआरटी में एक लाइन है, अगर आपने अच्छे से अगर पढ़ी हुई है तो देख लीजिए। इन मोनोकोटिलीडॉन प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लीव्स एंड इज रिप्लेस बाय वेरी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो मोनोकोटिलीडॉन प्लांट में क्या होते हैं कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लीव्स होते हैं और वो क्या होते हैं आगे चल के रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में होते हैं। और अगला सेंटेंस ये है कि दिस रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम देख लीजिए, दिस रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम्स एंड कंस्टिट्यूट्स द फाइब्रस रूट। तो यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइब्रस रूट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है तो आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड्स रे फ्लोरेट्स हैव। तो अगर आपने ओहरी के जो टाइप्स है एपिगाइनस और दी पेरिगाइनस, ये अगर अच्छे से किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन आराम से मिल सकता था, क्योंकि उसमें से जो भी इन्फेरियर ओहरी है तो उनके कौन जो एग्जाम्पल दिए थे गुवा, कुकुम्बर और फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये 3 एग्जाम्पल दिए थे इन्फेरियर ओहरी के। अगर आपने इसको अच्छे से रट लिया था और अच्छे से किया था तो आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था। तो देख लीजिए, रे फ्लोरेट्स हैव। तो रे फ्लोरेट्स में
किस प्रकार की ओहरी होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा था। तो देख लीजिए, इन्फेरियर एज फ्लावर, गुआ, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो इनमें किस टाइप की ओहरी प्रेजेंट होती है? तो इनमें किस टाइप की ओहरी प्रेजेंट होती है? इन्फेरियर ओहरी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये भी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस टॉपिक से आया था। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन का कहना है कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल्स एट। तो जो भी बॉडी है ओव्यूल की वो फ्यूनिकल से फ्यूज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? देख लीजिए, ये ओव्यूल की बॉडी है, ये क्या है? फ्यूनिकल्स है, और ये क्या है? और इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं? कि ओव्यूल फ्यूनिकल को अटैच होता है, उस रीजन को क्या कहते हैं हम? देख लीजिए, ये हिलम है, ये क्या है? ये फ्यूनिकल्स है और ये ओव्यूल को अटैच है, और इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं हम? हिलम। तो देख लीजिए हिलम, तो इसमें एक स्टेटमेंट है, हिलम इज अ स्कैर और द सीड कोड थ्रू विच डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट। और फाइनली क्या होता है कि जब फ्रूट फॉर्म होता है तो वो क्या होता है कि वो हिलम उससे अटैच होती है। सो हिलम क्या है? इट इज़ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल्स टू दी ओव्यूल। सो तो हिलम जहाँ से फ्यूनिकल को अटैच होगा और फाइनली वो प्लासेंटा से भी अटैच होगा। अगला क्वेश्चन है, ये हार्टवुड और जो सैपवुड है उन पे ये एक एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है हार्टवुड और सैपवुड के। उस डायग्राम, उस पैराग्राफ पे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ये 4 स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन, ऑयल etc हार्टवुड इज डार्क इन कलर। तो देख लेते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत। सो इसमें क्या है कि ड्यू टू, देख लीजिए, सेकेंडरी जाइलम इज डार्क इन कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन, रेजिन, ऑयल एंड गम्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है कि सेकेंडरी जाइलम इट इज़ डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन कलर उसका क्यों है? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लाइक टैनिन, रेजिन, ऑयल, इनके डिपोजिशन की वजह से उसका कलर क्या है? डार्क ब्राउन है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? करेक्ट है। तो आपको इसमें क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट्स। सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है या गलत, देख लेते हैं। सो इसमें डायरेक्ट लाइन है कि सैपवुड क्या है कि, सो इसमें एक लाइन है, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से उठाया है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है गलत, देख लेते हैं। देख लीजिए, सैपवुड इट इज़ इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। तो ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर बचा क्या है कि ऑप्शन 4 आपका आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्यों है ये हम देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 4 का कहना क्या है कि सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर।
तो सैपवुड क्या है, इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम है, नहीं है। सैपवुड इट इज़ अ पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सैपवुड कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, और लाइटर कलर है, इतना इतना सही है, लाइटर इन कलर ये सही है, लेकिन सैपवुड कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरल रीजन में, वो इनर मोस्ट नहीं है, वो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है। तो आपका आंसर यहाँ से निकल आया, ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए हमने एक लीफ का, अगर हमने प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, तो उस ट्रांसफर सेक्शन से अंडर ऑब्जर्व करके कुछ कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो उनके बेसिस पे हमें देखना था कि वो प्लांट्स कौन सा है। तो क्या है कि आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स, तो आपको ये ढूंढना था। अगर आपको एक छोटी सी लाइन्स है, अगर ये भी आपको अगर मालूम होती तो आराम से आप इस आंसर को निकाल सकते थे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सिर्फ मोनोकॉट स्टेम में ही देखने को मिलते हैं। तो मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मस एंड लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। तो अगर आपने इतनी सी अगर लाइन अगर याद में रखी है और आपको अच्छे से याद है, तो इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या है कि मोनोकोटिलेडॉन स्टेम्स। और उसके और भी कैरेक्टर्स है, लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, देख लीजिए, लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, तो ये भी कैरेक्टर है मोनोकोटिलेडॉन स्टेम का। वैस्कुलर बंडल को जॉइंट एंड क्लोज, देख लीजिए, वैस्कुलर बंडल आर को जॉइंट एंड क्लोज, तो ये भी कैरेक्टर इसमें दिया हुआ है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट, तो इसमें क्या होता है कि द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से उठाए थे उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो आपका आंसर क्या है कि मोनोकोटिलेडॉन स्टेम। क्वेश्चन 6, ये टिपिकली जो एनिमल टिश्यूज है उनके ऑर्गेनाइजेशन से ये आया था, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन से ये क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविला इज फाउंड इन। सो जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो उसमें ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविला हमें किस में देखने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी में एक डायरेक्ट लाइन दी हुई है कि द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन इन अ किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। सो जो आपके किडनी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे क्या होता है, ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी सी बात अगर आपको मालूम है तो इसका ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आप आंसर निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन नंबर 4 इज ऑप्शन 4 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पूछा था कि इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लाई फॉर फ्यू डे। तो कॉकरोच का अगर हेड हम रिमूव करते हैं तो कॉकरोच कुछ दिनों तक जिंदा रहता है, और वो क्यों रहता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो उसका सही आंसर क्या है, तो मान लीजिए एक कॉकरोच है, उसका हेड अगर हमने रिमूव किया तो फिर भी वो जिंदा रहता है, तो वो क्यों जिंदा रहता है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन है, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम उसके पूरे बॉडी में क्या होती है,
जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच की, उसके पूरे बॉडी में देखने को मिलती है। द हेड होल्ड अ बीट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो उसके हेड में थोड़ी सी नर्वस सिस्टम देखने को मिलती है। फाइल रेस्ट इज सिचुएटेड along the वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि नर्वस हेड में थोड़ी सी नर्वस सिस्टम होती है और उसके जो पिछली वाली जो वेंट्रल पार्ट है वहाँ पे पूरी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है। इसलिए अगर इसका हेड भी हमने रिमूव किया तो फिर कॉकरोच जिंदा रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट दिया है। द हेड होल्ड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम व्हाइल रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो इसका इस सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगर कॉकरोच का हेड रिमूव भी किया फिर भी वो जिंदा क्यों रहता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओहरी पे आज इस एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो ये भी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी है उसके ओहरी पे ये क्वेश्चन पूछा था कि ओहरीज हाफ इन्फीरियर ओहरी किस में देखने को मिलती है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक अच्छे से अगर पढ़ी हुई थी तो वहाँ पे हाफ इन्फीरियर ओहरी हमें किस में देखने को मिलती है, इसमें एक हाईलाइटेड किया था। हाफ इन्फीरियर ओवरी इज प्रेजेंट इन प्लम, रोज एंड पीच। अगर ये 3 एग्जाम्पल आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से निकाल सकते थे। देख लीजिए, ओहरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, किसमें प्रेजेंट है, प्लम, रोज और पीच। तो आपका आंसर क्या है कि प्लम। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने इसको एनसीईआरटी के बुक से अच्छे से किया था तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था।